स्टूडेंट्स, देखो हम आज लेंगे न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हमें जेनेटिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। जेनेटिक्स क्या होती है, यानी आनुवंशिकी। तो जेनेटिक्स आनुवंशिकी, जेनेटिक्स में क्या होता है कि जेनेटिक्स है वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, एक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें यूज स्टडी ऑफ हेरिडिटी इन ट्रेट्स एंड वेरिएशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सजीवों के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है एंड उसकी विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी बोलते हैं। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच branch of biology in which study, यानी जीव विज्ञान की भाषा में in which study about heredity in traits and variations in living organism is called genetics। यानी जीव विज्ञान की भाषा है जिसके अंदर स्टडी अबाउट हेरिडिटी इन ट्रेट्स एंड वेरिएशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो हम उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। अब जो जेनेटिक्स जो शब्द है वो सबसे पहले बैटसन ने दिया था। तो द टर्म जेनेटिक्स वाज फर्स्ट coined by बैटसन। तो द टर्म ऑफ जेनेटिक्स coined by बैटसन। तो सबसे पहले जो जेनेटिक्स शब्द था वो किसने दिया था, बैटसन ने। और कब दिया था, 1905 में। 1905 में बैटसन ने सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किया। तो द टर्म ऑफ जेनेटिक्स इज कॉइन्ड बाय बैटसन इन 1905। जेनेटिक्स जो शब्द है वो एक ग्रीक लैंग्वेज की भाषा का शब्द है। तो द टर्म जेनेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ ग्रीक। इसमें ग्रीक भाषा में जो जीन जो शब्द है, जो वर्ड है, उसी से फिर क्या बना है, जेनेटिक्स बना है। तो दिस टर्म इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जीन। तो दिस टर्म डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज जीन, यानी ग्रीक भाषा का जो जीन शब्द है उसी से भी जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये था जेनेटिक्स आनुवंशिकी। अब है आगे देखो कि इन लिविंग विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स फॉर्म ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें जो ट्रेट्स हैं, जो हेरिडिटी जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट होते रहते हैं, यानी उसमें ट्रांसफर होते रहते हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रेट्स हैं, जो लक्षण हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिडिटी कैरेक्टर्स। तो दिस ट्रेट्स आर नाउअडेज हेरिडिटी कैरेक्टर्स। और वो जो लक्षण हैं वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होते रहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी आनुवंशिकी। तो जो हेरिडिटी शब्द है, हेरिडिटी जो शब्द है इसको सबसे पहले प्रतिपादित किसने किया था, स्पेंसर ने। स्पेंसर ने सबसे पहले हेरिडिटी शब्द का उपयोग किया। और हेरिडिटी आपको बताया था कि वन जनरेशन वन ऑफ द जनरेशन to another generation
जनरेशन, ट्रांसमिट या ट्रांसमिशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, यानी आनुवंशिक लक्षण भी बोल सकते हो, हेरिडिटी कैरेक्टर, हेरिडिटी कैरेक्टर्स, तो वो है आनुवंशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होते रहते हैं। अब देखो मेंडेलिज्म, यानी मेंडेलिज्म, मेंडलवाद क्या है? मेंडेलिज्म आनुवंशिक मेंडेलिज्म यानी मेंडलवाद। तो सबसे पहले जो देखो, जो मेंडल है, ग्रेगर जोहन मेंडल, उसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है किसे, ग्रेगर जोहन मेंडल, क्योंकि सबसे पहले ग्रेगर जोहन मेंडल ने जेनेटिक्स के बारे में बताया, एंड बिकॉज यू पोस्टुलेट द लॉ ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि आनुवंशिकता के जो सिद्धांत दिए थे, जो लॉ दिए थे, वो सबसे पहले किसने दिए थे, मेंडल ने, इसीलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो ग्रेगर जोहन मेंडल ग्रेगर जोहन मेंडल ग्रेगर जोहन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ग्रेगर जोहन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो लॉ ऑफ हेरिडिटी थे, जो आनुवंशिकता के जो सिद्धांत दिए थे, वो सबसे पहले किसे दिए थे, मेंडल ने। और मेंडल का जो बॉर्न 1892 से 1884, मेंडल का जो जन्म हुआ था 1822 से में उसका जन्म हुआ, जबकि उसकी मृत्यु है वो 1884 में उसकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज लॉ ऑफ हेरिडिटी, यानी लॉ ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि आनुवंशिकता के जो सिद्धांत दिए थे वो सबसे पहले मेंडल ने दिए थे, इसीलिए इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ग्रेगर जोहन मेंडल को। तो ही वाज बोर्न सिलिशियस विलेज ऑन हेजार्ड स्टेट इन ऑस्ट्रिया। इसका जन्म, जो मेंडल का जो जन्म हुआ था, वो सिलिशियस गांव में हुआ था, एंड ऑस्ट्रिया के एक हेजनवर्ड स्टेट में हुआ था। तो ही वाज बोर्न इन सिलिशियस विलेज, तो ही वाज बोर्न सिलिशियस विलेज, यानी उसका जन्म वो सिलिशियस गांव में हुआ, हेजनवर्ड स्टेट, हेजनड्राफ स्टेट एंड ऑस्ट्रिया में, हेजनड्राफ स्टेट और ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ, सिलिशियस विलेज में इसका जन्म हुआ था। एंड आफ्टर 1822 के बाद में 1843 में ये ऑस्ट्रिया में एक जो चर्च था, उस चर्च के अंदर एक प्रीस्ट हुआ करते थे, यानी उस चर्च के प्रीस्ट थे, पादरी थे। तो ये परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ गार्डन की, इसने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो कौन से प्लांट के ऊपर किए थे, टी प्लांट के ऊपर। इसके जो एक्सपेरिमेंट थे, एक्सपेरिमेंट ऑफ टी प्लांट, एक्सपेरिमेंट ऑफ टी प्लांट, इसने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो मटर के पौधे के ऊपर किए थे, गार्डन टी प्लांट के ऊपर किए थे, मटर के पौधे के ऊपर किए थे, या इसका जो बॉटनिकल नेम है पायसम सेटिवम, पायसम सेटिवम। तो गार्डन टी प्लांट के ऊपर इसने अपने एक्सपेरिमेंट किए। तो ही उसके बाद में अपने जो इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किए वो ब्रून एक वहां पर ब्रून सोसाइटी है कोई,
कि ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, वहाँ उसके समक्ष इन्होंने अपने ये जो एक्सपेरिमेंट है वो उसके समक्ष पेश किए, ब्रून सोसाइटी के समक्ष। तो ब्रून सोसाइटी के समक्ष इसने अपने एक्सपेरिमेंट है वो प्रस्तुत किए और 7 ईयर्स तक, यानी 7 ईयर्स तक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। 7 साल तक उस चर्च के अंदर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। गार्डन जो भी है, उद्यान जो मेट्रो है उसके ऊपर 7 साल ईयर तक उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। अब देखो इसके बाद में जो 7 साल तक ईयर्स तक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद में जो 35 इसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके 35 ईयर्स तक इसके जो एक्सपेरिमेंट है उनको इग्नोर किया गया, यानी उनको इतनी मान्यता प्राप्त नहीं हुई। तो फिर देखो इसके लिए एक रीडिस्कवर किया था जो और साइंटिस्ट थे, जो इसके जो मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में जो निष्कर्ष निकाले थे, जो रिजल्ट निकाला था, वो रिजल्ट के लिए 35 साल बाद में, ईयर्स बाद में 3 साइंटिस्ट और थे जिन्होंने वही एक्सपेरिमेंट रिजल्ट किए थे, तो वही रिजल्ट उन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट में निकाले। अब वो रीडिस्कवर ऑफ मेंडलिज्म, यानी रीडिस्कवर ऑफ मेंडलिज्म। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म ये क्वेश्चन मोस्ट है, कई बार आता है परीक्षा के अंदर कि जो मेंडलिज्म के जो रीडिस्कवर करने वाले थे उन 3 साइंटिस्टों के नाम लिखिए, 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे। तो फर्स्ट था हुगो डी व्रीज और कोरेन। तो जो 3 साइंटिस्ट थे, फर्स्ट था हुगो डी व्रीज, पोलैंड। तो फर्स्ट था हुगो डी व्रीज, पोलैंड का था। जो दूसरा था कार्ल लोरेंज जो कि जर्मनी का था, दूसरा था कार्ल लोरेंज ये जर्मनी का था। तो रीडिस्कवर ऑफ मेंडलिज्म हुगो डी व्रीज पोलैंड का था, कार्ल लोरेंज जर्मनी का, एंड थर्ड है एरिक वॉन शेरमैक। थर्ड है एरिक वॉन शेरमैक। तो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडलिज्म। और आफ्टर 3 साल बाद में, तो आफ्टर 35 ईयर, यानी 35 साल ईयर्स बाद में इन्होंने रीडिस्कवर किया था मेंडलिज्म के जो एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उन्होंने जो रिजल्ट पाया था वो रिजल्ट क्या है, इन तीनों साइंटिस्टों ने पाया। तो ये थे रीडिस्कवर ऑफ मेंडलिज्म। अब देखो तो मेंडल की एक्सपेरिमेंट जो किया था उसके जो सक्सेस के जो रीजन है वो कौन कौन से हैं। ये मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे जो सक्सेस हुए, वो इसलिए सक्सेस हुए क्योंकि एक तो इन्होंने जो प्लांट लिया था वो बहुत ही छोटा लिया था, जो कि गार्डन की था, मटर का जो पौधा लिया था। तो रीजन और मेंडल सक्सेस, तो रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस। मेंडल के सक्सेस के क्या रीजन थे। तो फर्स्ट तो ये था कि जब मेंडल स्टडीड द हेरिडिटी ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम, यानी मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए तो एक बार में एक ही जो कैरेक्टर है उसके बारे में इसने अध्ययन किया, यानी ये नहीं भाई अलग अलग एक साथ उन्होंने कई जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में इसने पढ़ा। एक एक कैरेक्टर को इसने बड़ी सावधानी से वन टाइम में एक कैरेक्टर ही पढ़ाई थी। तो मेंडल स्टडीड द हेरिडिटी, तो मेंडल स्टडीड द हेरिडिटी, मेंडल स्टडीड द हेरिडिटी ऑफ कैरेक्टर्स एट ए वन टाइम, यानी एक समय में इसने सिर्फ एक ही कैरेक्टर के बारे में इसने स्टडी की, अध्ययन किया। दूसरा है मेंडल परफॉर्म्ड स्टैटिस्टिकली एनालिसिस ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट्स, यानी जो डाटा एक्सपेरिमेंट थे
उनका उन्होंने स्टैटिकली एनालिसिस किया, यानी सांख्यिकी विश्लेषण किया, उनके नंबर दे दिए गए। तो मेंडल परफॉर्म्ड स्टैटिकली एनालिसिस, मेंडल परफॉर्म्ड स्टैटिकली, ठीक से, एनालिसिस, स्टैटिकली एनालिसिस। तो मेंडल परफॉर्म्ड स्टैटिकली एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी इसमें जो अपने एक्सपेरिमेंट में जो डाटा लिए उसका सांख्यिकी विश्लेषण किया, स्टैटिकली एनालिसिस किया। तो ये भी इसके मेंडल की सफलता काम के सक्सेस का रीजन था। थर्ड है मेंडल सेलेक्टेड गार्डन ट्री। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि मेंडल सेलेक्टेड गार्डन ट्री, यानी मेंडल ने जो पौधा लिया था वो कौन सा लिया था, गार्डन की उद्यान मटर लिया था, जिसका बॉटनिकल नेम होता है पाइथम सैटिवम, पाइथम सैटिवम, ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम है। अब सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, किसने दो मटर का पौधा ही वो सेलेक्ट क्यों किया, तो मेंडल था, उन्होंने मटर के पौधे को ही सेलेक्ट क्यों किया, उसके पीछे भी कुछ रीजन था। तो वो रीजन देखो, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, यानी मटर के पौधे का सिलेक्शन क्यों किया। तो एक तो क्या होता है कि जो पी प्लांट होता है वो एनुअल होता है, यानी एक साल में ही कई जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में उनका अध्ययन किया जा सकता है। तो गार्डन ट्री इज एनुअल प्लांट, तो गार्डन ट्री इज एनुअल प्लांट, एनुअल प्लांट होता है क्योंकि वार्षिक प्लांट होता है। तो सो इट बिकम ए पॉसिबल टू स्टडी मेनी जनरेशन, यानी एक साल में इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन या स्टडी की जा सकती है, एक ही साल में कई पीढ़ियां वो ली जा सकती हैं, इसलिए मटर का पौधा वो इसने चुना। तो गार्डन ट्री इज एनुअल प्लांट, सो इट बिकम पॉसिबल टू स्टडी, तो सो इट बिकम तो सो इट बिकम पॉसिबल टू स्टडी मैनी जनरेशन, यानी मैनी जनरेशन, एक पीढ़ी में कई जनरेशन है वो एक साल में आप इसमें अध्ययन कर सकते हो। इन ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, मैनी जनरेशन इन ए शॉर्टर ऑफ पीरियड टाइम, शॉर्टर ऑफ पीरियड टाइम, यानी कम समय में आप मटर के पौधों का कम समय में आप कई पीढ़ियां हैं वो देख सकते हो। तो दूसरा इसका जो मटर के पौधे का सिलेक्शन करना था वो क्या करना था कि ड्यू टू बाइसेक्सुअल क्रॉप इन गार्डन, यानी इसमें द्विलिंगी जो बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी पौधा है, यानी एक ही प्लांट के ऊपर गायनोसियम एंड एंडोसियम वो एक ही प्लांट के ऊपर होते हैं। तो ड्यू टू बाइसेक्सुअल क्रॉप इन गार्डन ट्री, तो बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल प्लांट इन गार्डन ट्री, यानी कि क्या है कि बाइसेक्सुअल प्लांट है। इट वाज वेरी इजी टू ऑब्टेन होमोजाइगस प्लांट, इसी के जो लक्षण है वो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा है सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन वाज इजी, इसके अंदर एक कृत्रिम जो क्रॉस है, जो आर्टिफिशियल जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो आसानी से हो सकता है, यानी आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन, आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन, artificial cross pollination are easily, artificial cross pollination are easily done by emasculation method,
यानी उनके जो विपुंसन जो विधि है, इम्यूस्कुलेशन जो मेथड है उसके द्वारा आप आर्टिफिशियल ग्रोथ स्टिमुलेशन इसमें आसानी से करवा सकते हो। तीसरा, वेरियस पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर आर फाउंड इन पी प्लांट, यानी पी प्लांट के अंदर कई विभिन्नताएं, कई वेरिएशंस हैं वो पाई जाती है। तो वेरियस पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो वेरियस पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वेरियस पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी इसके अंदर बहुत ही विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कैरेक्टर आर फाउंड इन पी प्लांट, कैरेक्टर आर फाउंड इन पी प्लांट, कैरेक्टर आर फाउंड इन पी प्लांट, यानी इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस या विभिन्नताएं हैं वो पाई जाती हैं एक पौधे के अंदर। तो ये जो 4-5 इसके रीजन थे पी प्लांट को सिलेक्ट करने के, और उसके पीछे ये सक्सेस भी हुआ फिर। आगे जो उसने फिर एक टेबल बनाई थी, जो पी प्लांट का उसने एक टेबल बनाई थी कि कौन कौन से जो कैरेक्टर हैं जो मेंडल ने लिए थे पी प्लांट के अंदर। तो मेंडल सेलेक्टेड 7 पेयर्स, मेंडल सेलेक्टेड 7 पेयर्स, जो इसने 7 जो पेयर्स थे वो कौन कौन से थे। मेंडल के जो 7 पेयर्स थे, जैसे इसने टेबल बनाई थी। फर्स्ट इसने क्या लिया था कि प्लांट कैरेक्टर, यहाँ आपको जैसे आप प्लांट कैरेक्टर लिखोगे, प्लांट कैरेक्टर। दूसरा, प्रभावी है, डोमिनेंट है या प्रभावी है, रिसेसिव है। तो डोमिनेंट, दूसरा था रिसेसिव, यानी वो प्रभावी था या अप्रभावी, डोमिनेंट था या रिसेसिव था। तो पहला हाइट ऑफ प्लांट, तो पहला इसने क्या लिया, हाइट ऑफ प्लांट, फर्स्ट और हाइट ऑफ प्लांट, यानी सबसे पहले उसने पौधे की जो हाइट थी वो ली। तो हाइट ऑफ प्लांट डोमिनेंट तो क्या होगा, टाल होगा, जबकि जो रिसेसिव है वो ड्वार्फ होगा। यानी डोमिनेंट तो क्या होगा, लंबा पौधा, जबकि रिसेसिव क्या होगा, बड़ा पौधा। तो टाल एंड ड्वार्फ, टाल एंड ड्वार्फ। दूसरा है, इसमें क्या लिया कि पोजीशन ऑफ फ्लावर, जो पौधे की जो फूल की जो फ्लावर्स की जो पोजीशन थी वो कहां पर थी, एक्सेल थी या टर्मिनल थी। तो पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर की जो पोजीशन थी वो डोमिनेंट में तो क्या होगी, एक्सेल, जबकि रिसेसिव में क्या होगी, टर्मिनल। तो एक्सेल एंड टर्मिनल, डोमिनेंट में एक्सेल, जबकि रिसेसिव में टर्मिनल। तीसरा जो इसने 7 जो पेयर्स में जो थर्ड जो प्लांट ने कैरेक्टर दिया था वो कौन सा था, शेप ऑफ मैच्योर्ड पॉड, यानी फली जो पकी हुई जो फली था, जो फली थी उसकी वो कैसी थी। तो शेप ऑफ मैच्योर्ड पॉड, शेप ऑफ मैच्योर्ड ऑफ पॉड, फली की आकृति जो थी, जो पकी हुई जो फली थी उसकी शेप कैसी थी। तो डोमिनेंट में जो क्या थी, इन्फ्लेटेड, यानी खुली हुई, इन्फ्लेटेड, तो इन्फ्लेटेड खुली हुई, जबकि जो रिसेसिव में क्या थी वो थोड़ी पिछली हुई थी। तो कौन सी थी, कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड। अब है 4 है, उसने क्या लिया, कलर ऑफ इमेच्योर पॉड, जो इमेच्योर जो पॉड थी उसका कलर है वो कैसा था। तो कलर ऑफ इमेच्योर पॉड, फली का जो कलर था वो कैसा था, इमेच्योर जो पॉड थी, जो फली थी उसका रंग कैसा था। तो ग्रीन एंड येलो। तो डोमिनेंट में तो वो क्या प्राप्त होगा आपको, ग्रीन, जबकि रिसेसिव में येलो, येलो कलर। तो कलर ऑफ इमेच्योर पॉड
डोमिनेंट में ग्रीन कलर की, जबकि रिसेसिव में येलो। यानी इसने जो 7 थे उसके बारे में बता रहे हैं हम। 4 है कलर ऑफ फ्लावर। उसका रंग कैसा था? कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का कलर कैसा था? तो डोमिनेंट में तो क्या हो जाएगा, वायलेट एंड व्हाइट। वायलेट, इसमें व्हाइट, रिसेसिव में व्हाइट। तो प्रभावित जो लक्षण थे, डोमिनेंट जो कलर था फ्लावर का, तो वो तो कैसा था, वायलेट। जबकि जो अप्रभावित जो लक्षण थे, जो F1PD में प्रकट नहीं होते हैं, अपीयर नहीं होते हैं, तो वो कैसा था, रिसेसिव में कैसा था, व्हाइट। अब शेप ऑफ सीड, 6 का शेप ऑफ सीड, यानी बीज की आकृति कैसी थी, बीज की जो शेप थी वो कैसी थी? तो राउंडेड, डोमिनेंट में तो राउंडेड, जबकि जो रिसेसिव है उसमें रिंकल। राउंडेड, इसमें रिंकल, रिंकल, यानी डोमिनेंट राउंडेड थी, गोल बीज था, जबकि रिसेसिव में रिंकल था, यानी पिचके हुए बीज थे। अगला कलर ऑफ सीड, बीज का रंग उसने कैसा लिया? कलर ऑफ सीड, बीज का रंग कैसा लिया उसने? तो डोमिनेंट में तो येलो, जबकि रिसेसिव में ग्रीन। तो कलर ऑफ जो सीड है, बीज का जो रंग था, येलो एंड ग्रीन। तो डोमिनेंट में तो क्या हो जाएगा, येलो, और इसमें ग्रीन। तो ये जो 7 पेयर्स थे, एलिन मेंडल सेलेक्टेड 7 पेयर्स। प्लांट कैरेक्टर में तो उसने क्या लिया कि हाइट ऑफ प्लांट कैसा है? तो डोमिनेंट, यानी जो प्रभावित लक्षण है जो आपकी में प्रकट होते हैं, तो वो तो क्या है, डोमिनेंट में तो क्या हो गया, लंबा पौधा है लेटाल, जबकि रिसेसिव में द्वार। पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सियल है डोमिनेंट में, तो जबकि रिसेसिव में कैसा होगी, टर्मिनल। ये जो अप्रभावित, जो आपको F1PD में दिखाई नहीं देंगे। शेप ऑफ मैच्योर्ड पॉड, इंफ्लेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड। कलर ऑफ इमेच्योर्ड पॉड, जो इमेच्योर्ड पॉड है उसका रंग कैसा है, डोमिनेंट में तो ग्रीन, जबकि रिसेसिव में येलो। कलर ऑफ फ्लावर्स, डोमिनेंट में तो वायलेट, जबकि रिसेसिव में व्हाइट। शेप ऑफ सीड राउंडेड, डोमिनेंट में, जबकि रिसेसिव में क्या होगी, रिंकल। एंड कलर ऑफ सीड, बीज का रंग कैसा होगा, तो डोमिनेंट में तो येलो एंड रिसेसिव में ग्रीन। तो ये 7 पेयर्स इसने अपने जो गार्डन की था उसके अंदर इसने दिए थे। अगर कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ जेनेटिक शब्द हैं, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में